स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अब समय आ गया है कि अब हम लोग जो एग्जामिनेशन होने आईटीआई के फाइनल एग्जाम्स, उसके लिए कहीं न कहीं मेंटली प्रिपेयर होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन में आप तुरंत एक्टिव नहीं होते हैं, समय आपको लगता है। और सिंपल सी बात है, अगर मैं ही पीछे रह जाऊँगा तो आप तो वैसे अगर मुझे फॉलो करते हैं तो क्या होगा, अगर मैं ही रुका रहूँगा तो आप भी पीछे हो जाओगे। तो मैं इस कमी को पूरा करने जा रहा हूँ और हम अब क्लासेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और आज आपके जो फर्स्ट क्लास है देखने को मिलेगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए। और मैं एक पहला मैसेज दे दूं कि आप लोग रटिए नहीं, पढ़िए। रटिए नहीं, पढ़ने का इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप क्वेश्चंस पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट समझते हो, तो एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और एग्जाम में कुछ पैटर्न में ऊंच नीच हो जाता है, सेंटेंस कुछ बदल जाता है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आराम से एग्जाम पास कर लोगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना बेकार करते हुए आपसे दो चीज़ें मैं बताऊँगा। एक तो ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट आप जरूर देखना सीख लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। इससे बेनिफिट ये होगा, जितनी भी क्लासेज होती हैं एक प्लेलिस्ट में होती हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। दूसरा, ये जो वेबसाइट है ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। इसमें आपको मिलता है जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई करेंगे उसकी पीडीएफ मिलेंगे आपको, उनके टेस्ट मिलेंगे आपको ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वेबसाइट से आप जुड़ जाइए और इसको अपने ब्राउज़र में परमानेंट सेव कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई अच्छी करनी है तो चलिए हम शुरू करेंगे डायरेक्टली। एक इंट्रो भी दिखा दूं मैं आपको कि भूल मत जाना। आप सिंपल सा है, वेबसाइट के लिए क्या करना है, एक तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। होपफुली आप सेकेंड ईयर में आ चुके हैं तो आपने कर लिया होगा। बाकी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी बता दीजिएगा कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना चाहते हैं, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें। यहाँ पे अपडेट खबरें सिर्फ नहीं होती हैं, पढ़ाई लिखाई भी होती है। ठीक है, मतलब सारे आपका एग्जाम हमारा एग्जाम, ठीक है, उस बेसिस पर हम काम करते हैं। बाकी गूगल में सर्च कर सकते हैं ग्लोबल आईटीआई, तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी global.iti.org। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। उसके अलावा डायरेक्टली आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, पहला ही लिखा हुआ आएगा ग्लोबल आईटी 100% फ्री स्टडी मटेरियल एग्जाम फॉर आईटीआई स्टूडेंट। इस तरह से टाइटल हिंदी में है, आराम से आप इसको यहाँ से सब कुछ ही आपके सामने लिखी हुई है वेबसाइट। ठीक है, तो चलिए, तो एक छोटा सा इंट्रो हो गया, लेकिन आप सभी लोग तैयार हो जाइए, मेंटली पढ़ाई करिए और पढ़ाई करिए समझ के पढ़िए। ठीक है, लगातार मैं कहता हूँ कि समझ के पढ़िए, थ्योरी कॉन्सेप्चुअल आप तैयार रखिए। कॉलेज जा सकते हैं, अच्छे से वहाँ जाइए, प्रैक्टिकल सीखिए, थ्योरी सीखिए, किताब खरीदिए। एक आईटीआई स्टूडेंट मेरे हिसाब से बिना किताब के वो बेकार है। ठीक है, बहुत से लोगों को, अब 90% लोगों को बुरा लग जाएगा क्योंकि मुझे पता है आप बुक्स नहीं लेते हैं, तो बिना बुक के स्टूडेंट कैसा, इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत कड़वी सच्चाई है, बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे आज की क्लास का, और लगातार हम लोग क्लासेज ऐसे ही आपको देते रहेंगे। और सिंपल सी बात है कि अगर आप जोड़ो ना, आपके पास मुश्किल से देखा जाए तो 120 दिन सही से मिलते नहीं है। ठीक है, क्या होगा, अभी अगर किसी भी मंथ से आप जुड़ोगे तो हर मंथ में 15 से 20 दिन मान के चलो छुट्टियां होती हैं, उसके अलावा फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, त्यौहार में बिजी रहेंगे आप, फिर शादियां आ जाएंगी, शादियों में बिजी रहेंगे, उसके बाद फिर सर्दी का मौसम आ जाएगा, रजाई में आप अंदर जाके मूवीज़ देखना शुरू कर दोगे, तो आपके पास टाइम जो है ना पढ़ाई वाला, उसके लिए आप सोचोगे नहीं। तो हम कहते हैं आपको कि आज से ही आप अपना 24 घंटे के शेड्यूल में से 24 घंटे के शेड्यूल में से अपना 1 घंटा अभी से शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे नज़दीक होता है एग्जाम, इसको बढ़ाते जाइए। पहले 1 घंटा पढ़ना शुरू करिए, फिर इसको 2 घंटे तक कर दीजिए, और शुरू से पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो लास्ट में कोई प्रेशर नहीं होगा, दुनिया टेंशन में होगी और आप मस्त एकदम तैयार घूम रहे होंगे। तो मस्त हो गए, तैयार होकर घूमिए। ठीक है, और मैं वही चाहता हूँ कि सबके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आए, और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, पढ़ाई से आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी एग्जाम तो पास करने के लिए लास्ट में एकदम माथा पच्ची, प्रेशर, टेंशन और उल्टा सीधा, तो एग्जाम पास नहीं करना है आपको। आपको कितना लाना है, एम्प्लॉयबिलिटी में 50 में 50 नंबर लाना है। ठीक है, पिछली बार के एग्जाम में कुछ बच्चों ने लाया भी था, मैक्सिमम बहुत से बच्चों ने 48 लाया था, और 50 में 50 वाले भी काफ़ी बच्चे थे। ठीक है, ये कौन से वाले होते हैं, जो शुरू से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो समय आ गया आपको, और दिन पर दिन क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा मिक्स होते जा रहे हैं, एग्जामिनेशन का लेवल भी अपग्रेड होता जा रहा है। तो अब सिर्फ छोटे छोटे और थोड़े बहुत क्वेश्चन रखने से पास होने वाली जो संभावनाएं हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है, और ये चीज़ हमने अपडेट कर दिया है, और आने वाले सभी क्लासेज में ये चीज़ हम करेंगे। बहुत से बच्चों को पहले प्रॉब्लम होती थी, वो कहते थे सर एटलीस्ट इंग्लिश में क्वेश्चन भी लिख दिया करिए। हिंदी में क्लासेज हम देते हैं, चलिए ये तो ठीक अलग बात, लेकिन बहुत से बच्चों को क्या था, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ चाहिए था। तो हमने यहाँ पर डुअल लैंग्वेज कर दिया, और अदर सब्जेक्ट के लिए भी सर लोगों को मैं बोलूँगा कि दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहे, जिससे आपको एग्जाम में किस प्रकार से पूछ देगा तो कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये इंग्लिश लिटरेसी का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले चैप्टर से। तो इसमें कह रहे हैं कि जो कॉमा होता है इस तरह से, या फिर फुल स्टॉप होता है, या क्वेश्चन मार्क होता है, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इनको पंक्चुएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पंक्चुएशन बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ना इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट गिवन असाइनमेंट बाय द मंडे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। आपको क्लास में बोला जा रहा है, आपसे अनुरोध किया जा रहा है, क्या सिंपली एक बोला जा रहा है कि आपको सोमवार तक अपना असाइनमेंट पूरा कर लेना है। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये पूछ रहे हैं कैसा एग्जाम्पल है। तो ये कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से उन्होंने पूछ दिया। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में भी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कि कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। और मैं समझने के लिए बहुत आसानी से बोलता हूँ कि कॉलेज में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, ठीक है, सॉरी कॉलेज को लेके हुए, फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, इंडस्ट्रीज हो गई, जहाँ आप नौकरी करते हैं अपने बॉस से, बैंक में, ऐसी जगहों पर जो भी ऑफिशियल, ऑफिस शब्द याद रहे, जो भी ऑफिशियल बातचीत की जाती है उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो हम घर पर दोस्तों में, शादी पार्टी में एंजॉय करते हुए जो बातचीत करते हैं वो इनफॉर्मल होता है, ठीक है, यही चीज़ होता भी है। ऐसे ही कपड़े भी फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर मतलब मैंने अभी आपको बताया, ऑफिसेज वगैरह में जब आप जाते हैं फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, बाकी ऐसे शादी और अपने फ्रेंड्स में, घर पर इनफॉर्मल रहता है, ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक। तो इसको मैंने ऑलरेडी कई बार पढ़ा चुका है, तो यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर आपके क्लास में आपसे बोला जा रहा है कि आपको असाइनमेंट पूरा करना है, सोमवार तक आपको असाइनमेंट पूरा करके जमा कर देना है, तो सिंपल सी बात है, क्लासरूम में ये चीज़ बात की जाएगी, ना कि घर में। तो जब क्लासरूम में की जाएगी तो उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। कौन सा कहेंगे? फॉर्मल कम्युनिकेशन। आंसर बी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा समझाना इसलिए ज़रूरी होता है कि मेरा हमेशा से मोटिव रहता है पढ़ना है, हटना नहीं है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर उसके बाद कह रहे हैं गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। कह रहे हैं हाव भाव, जो हमारा हाव भाव होता है, कई बार हम लोग खुश होते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कान रहती है और हमारा हाव भाव भी मतलब मस्त रहता है। और कई बार हम बहुत डिमोटिवेट होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारा हाव भाव देख के ही कोई अंदाजा लगा लेता है कि भाई ये बहुत परेशान है, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं कि हाव भाव, चेहरे के भाव, आंखों के संपर्क, ये सब क्या है, किस प्रकार के कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं जनरली, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल मतलब शाब्दिक, नॉन वर्बल मतलब अशाब्दिक, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन वो सभी कम्युनिकेशन या वो बातचीत करने का तरीका है जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है, उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। जिस कम्युनिकेशन में शब्दों का प्रयोग होगा वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। जैसे बोलते हैं तो भी वर्बल है, लिखते हैं तो शब्द लिखे जा रहे हैं इसलिए वर्बल के अंतर्गत आएगा, टाइपिंग कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, ये सब वर्बल, क्योंकि जहाँ पर शब्द आ गए वो सब वर्बल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। और जिसमें इशारों की बात हो, इशारों में या कुछ ऐसे सिंबॉलिक बात हो रही है, हम ऐसे हाय हेलो कर दे रहे हैं या आंखों से इशारा कर रहे हैं, तो वो सब नॉन वर्बल कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं हाव भाव, चेहरे का भाव, आंख से संपर्क, ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, नॉन वर्बल, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए इसका भी आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलर मुझे लग रहा है चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, आई हैव रिसीव्ड अ कंप्लेंट अबाउट वर्कशॉप सेफ्टी। वर्कशॉप सेफ्टी के बारे में मुझे एक कंप्लेंट रिसीव हुई है, प्लीज चेक देम इमीडिएटली, ठीक है, उसे तुरंत चेक कीजिए और मेरे साथ उसकी जो डिटेल्स है शेयर कीजिए। किस प्रकार का एग्जाम्पल है? सिंपल सी बात है, वर्क प्लेस सेफ्टी की बात हो रही है। वर्क प्लेस मतलब वो प्लेस होता है जहाँ पर हम नौकरी करते हैं, वो फैक्ट्री भी वर्क प्लेस कहलाएगी, या फिर कोई बड़ा हॉस्पिटल कॉलेज है वो भी वर्क प्लेस कहलाएगा, कोई हमारा वर्कशॉप है वो भी वर्क प्लेस कहलाएगा। वर्क प्लेस मतलब जहाँ कार्य किया जाता है, जनरली एक तरह से समझने के लिए जहाँ हर वो जगह जहाँ हम नौकरी कर सकते हैं वो वर्क प्लेस कहलाता है। तो वर्क प्लेस की सेफ्टी की रिगार्डिंग ये बात की गई है। तो इसमें जो वहाँ के मान लेते हैं कोई मैनेजर होंगे, वो कह रहे हैं कि मुझे कार्यस्थल की सुरक्षा के बारे में शिकायत मिली है कि वहाँ पर सुरक्षा सही नहीं है, सेफ्टी के हिसाब से वर्क प्लेस हमारा सही नहीं है, उसे तुरंत चेक कीजिए और विवरण मेरे साथ साझा कीजिए, मुझे बताइए उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो कह रहे हैं किस प्रकार का सेंटेंस है ये, किसका एग्जाम्पल है? तो सिंपल सी बात है कि ये ऑफिस, वर्क प्लेस क्या हो गया, हमारा घर तो है नहीं, ऑफिशियल। ऑफिशियल मतलब कौन सा? आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल में भी कौन सा? तो फॉर्मल में ये वर्क प्लेस पे ये कम्युनिकेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको कौन सा बोल देंगे? फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, ठीक है, फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। यहां पर आंसर आपका सही हो जाएगा बी, ठीक है। मैं लग रहा है कि अब आप लोग फॉर्मल का समझ गए होंगे, 2-3 आपको क्वेश्चन मिल गए फॉर्मल से और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फॉर्मल इनफॉर्मल से पूछना ही है ना। तो इसको बहुत जानदार चैप्टर भी है, बहुत मज़ेदार, अगर आप पूरा थ्योरी पढ़े हो तो अच्छी बात है ना। ग्रीटिंग हेल्प यू, ग्रीटिंग मतलब होता है हम किसी का अभिवादन करते हैं, जैसे कोई हमारे यहाँ आ जाता है तो नमस्ते कर लेना या पैर छूना, या कोई टीचर वगैरह हैं या तो गुड मॉर्निंग बोलना। तो ये क्या है, ये जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो ये अभिवादन कहलाता है, ठीक है, इसी को ग्रीटिंग कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप अभिवादन करते हैं आप किसी का, तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिलता है, किस प्रकार का हेल्प मिलता है। तो कह रहे हैं इस्टेब्लिश कनेक्शन विद समवन यू मीट इन फॉर्मल का सिचुएशन। कह रहे हैं अगर आप किसी से मिल रहे हैं
फॉर्मली मिल रहे हैं या इनफॉर्मल कंडीशन किसी भी परिस्थिति में मिल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके साथ बातचीत करना है, एक तरह से कनेक्शन बैठाने की वही बात हो रही है कि अगर कोई भी नया व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, अब उससे फॉर्मल, अगर घर पे दोस्त आ रहा है या दोस्त के कोई और है, उसका दोस्त का दोस्त है, इस प्रकार के लोग हैं, तो भी हमें बातचीत तो करनी पड़ेगी, तो अभिवादन तो करना पड़ेगा, या तो ऐसे बोल सकते हैं, हैंडशेक कर सकते हैं कि और हाउ आर यू, कैसे हो, इस प्रकार से, तो जरूरी है, नहीं तो हम बातचीत शुरू कैसे करेंगे। शुरू में कुछ ना कुछ तो एक शुरुआत के लिए चाहिए ही ना, तो उसी की बात करें कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद। तो इस प्रकार से जो आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन हो या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, दोनों में ये मदद करता है हमारा कौन, ग्रीटिंग। इसी से हमारी शुरुआत हो जाती है, किसी से बातचीत करना है, उससे बात हमें आगे बढ़ाना है तो उसके लिए ज़रूरत है, और उसी रूप में ये हमारा मदद कर देता है। ठीक है, तो आंसर से ए सही हो गया था आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू मीट योर इंस्ट्रक्टर, जब आप अपने शिक्षक से, ITI के जो आपके टीचर हैं उनसे मिलते हैं, इनसाइड और आउटसाइड, कॉलेज के अंदर या कॉलेज के बाहर, तो ये क्या है, मतलब किस प्रकार का होता है ये, तो कैसे मिलेंगे, फॉर्मली मिलेंगे या इनफॉर्मली मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप हमेशा अपने बॉस से, बॉस हैं आपके टीचर हैं, आपके सीनियर हैं, आपके सुपरवाइजर हैं, तो उनसे आप बाहर मिलिए या वर्क प्लेस पर, मतलब आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ मिलिए, या उनसे कहीं बाहर मिलिए, हर जगह आपको उनसे फॉर्मली रहना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आप बाहर कहीं रोड पर मिलते हैं तो कहेंगे और प्रिंसिपल कैसे हो, कहाँ घूम रहे हो, ऐसे नहीं कहोगे ना। तो अगर सामना हो, पहले तो ज़्यादातर लोग ऐसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच नहीं पाते हैं, तो फिर ये कर सकते हैं गुड मॉर्निंग सर या नमस्ते सर बोल के जैसे निकल लेते हैं ना, तो वो चीज़ है। तो हमेशा क्या होगा, हमेशा हमें फॉर्मल रहना पड़ेगा। हमारे टीचर हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं, या हमारे मैनेजर हैं, हमारे सुपरवाइजर हैं, तो हमें वो घर पर मिले, बाहर मिले, कहीं भी मिले, कॉलेज में मिले या किसी भी जगह मिले, हमेशा उनके साथ हमें क्या होगा, फॉर्मल ही रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ITI के अंदर हम उनके साथ फॉर्मल है, ITI के बाहर जाते ही कहने से उनका मजा, उनके साथ मजा लेने लगे या दोस्ती वाली ऐसी बात करने लगे, ऐसा नहीं होता है, हमेशा फॉर्मल रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंटरव्यू, कह रहे हैं इंटरव्यू के दौरान ग्रीटिंग इज टू बी, ठीक है, उसका इस्तेमाल क्यों, अभिवादन का प्रयोग करना है। ठीक है, कब, इंटरव्यू के दौरान, तो किस प्रकार का अभिवादन करेंगे हम। ठीक है, तो उसमें हमेशा इंटरव्यू वगैरह क्या है, ये सब ऑफिशियल प्रक्रिया है। ठीक है, ऑफिशियल प्रक्रिया है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू एक औपचारिक प्रक्रिया, एक फॉर्मल प्रक्रिया है, तो ऐसे में जो अभिवादन होगा वो कौन सा वाला होगा, फॉर्मल होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, देखिए चैप्टर्स पढ़ना जरूरी है। अब एक एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो होगा क्या, 10 क्वेश्चन कराने मुझे 1 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ बेसिक से आपको किताब खरीद, अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ सकते हैं कोचिंग पढ़िए। ठीक है, कॉलेज रेगुलर जा सकते हैं, रेगुलर पढ़िए। ठीक है, नहीं हो पा रहा है बुक खरीद लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। बुक नहीं खरीद रहे हैं, निम्मी के बुक्स PDF अवेलेबल हैं, उनको पढ़िए। ठीक है, बाकी और भी ऑप्शन है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऑनलाइन कुछ कोर्सेज लाता हूँ आपके लिए, फीस देके पढ़िए, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप बेसिक्स क्लियर कॉन्सेप्ट करके नहीं पढ़ोगे, इन क्वेश्चंस को रटना ही पड़ेगा, फिर मजा नहीं आएगा असली पढ़ाई का। ठीक है, व्हेन यू मेक एन इंक्वायरी एट बैंक, जब आप किसी बैंक में जाते हैं, आप वहाँ इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई भी इंक्वायरी, जैसे आपको अकाउंट खुलाना है या फिर स्टेटमेंट लेना है, ATM के लिए अप्लाई, कोई किसी भी प्रकार की आप बातचीत कर रहे हैं बैंक में जाके, तो कह रहे हैं ये किस प्रकार की बातचीत होगी, तो सिंपल से मैंने आपको बता दी ना, जब भी ऑफिस की बात आएगी वो क्या होगा, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। इसलिए यहाँ पर आंसर B सही हो जाएगा। जब भी ऑफिस की बात आए, ऑफिस की बात आए तो वहाँ पर फॉर्मल, ऑफिशियल, जहाँ पर भावना आपको फील होने लगे, क्योंकि बैंक एक ऑफिस है, वहाँ पर आप ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। वो अलग बात है, 2-4 कुछ उजड़ टाइप के लोग होते हैं तो वो कहीं पे ऐसी चीज़ों को नहीं ध्यान देते हैं, कैसे भी बोल लेते हैं, वो तो हॉस्पिटल में भी गाली गलौज कर लेते हैं, शोर मचाते हैं, तो उन लोगों को छोड़ दिया जाए। तो एक जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन वो ठीक है। ठीक है, ड्यूरिंग द कोविड-19, कह रहे हैं कोविड-19 के दौरान, इट इज़ बेटर टू, कह रहे हैं ये अच्छा है, देन शेक हैंड, कह रहे हैं हाथ मिलाने से अच्छा है क्या। अब हमें यहाँ पर बताना है, हाथ मिलाने से अच्छा है क्या। उसके आगे फिर लिखे हैं नमस्ते कहें उसके अपेक्षा, किसके अपेक्षा, नमस्ते कह दें। तो यहाँ पर हमें सही से अगर देखा जाए तो कह रहे हाथ मिलाने से अच्छा है कि हम उसको ऐसे, वे हाथ मतलब हाथ हिला लें, हाय कैसे हो, ऐसे ना करके ऐसे कर लें। ठीक है, ये वाला सेट हो जाएगा वहाँ पर। उसके बाद दूसरे वाले में हो जाएगा नमस्ते कह लें, बल इसके गले लगाने की वजह हम क्या करें, यहाँ पे कह रहे हैं कि गले लगाने, हग मतलब क्या होता है, गले लगाना, गले लगाने से अच्छा है कि हम नमस्ते कह लें, और यहाँ पर शेक हैंड से अच्छा है कि हम हाथ ऐसे हिला लें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका B सही हो जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ है, इसमें कोविड के दौरान हाथ मिलाने की तुलना में हाथ हिलाना सही रहेगा और गले मिलने से अच्छा नमस्ते करना बेहतर रहेगा। इस हिसाब से अगर आप सेंटेंस इसको गले लगाना कह सकते हैं, ठीक है। गले लगाने से गले लगाने से बेहतर है कि नमस्ते कह लें और वहाँ पर हाथ मिलाने से अच्छा है कि हम हाथ को ऐसे हिला लें, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा साइड हट के पढ़ता हूँ जिससे आपको ऑप्शन दिख जाए। कई बार कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर आप सामने आ जाते हो। अ गुड ब्लैंक है, हेल्प टू क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन। कह रहे हैं एक अच्छा क्या ऐसा है जो पहला प्रभाव, अच्छा इंप्रेशन, ठीक है, अच्छा इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन की बात ही हो रही है। जब हमारी किसी से पहली मुलाकात होती है, तो हम अपना परिचय किस प्रकार से सामने वाले से देते हैं, उसी प्रकार से हमारा इंप्रेशन उसके दिमाग में बन जाता है। क्योंकि जब कोई हमसे पहली बार मिलेगा, हमारे बारे में कुछ जानता नहीं होगा, तो हमारे बारे में जब कुछ नहीं जानता होगा तो हमारे बारे में क्या विचार बनाएगा। तो जब शुरुआत के दौर में 2 4 10 लाइन के जब हमसे शुरू करेंगे बातचीत और अपना जब परिचय देंगे, तो हम जो अपना परिचय देते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन। और हमारा इंट्रोडक्शन जितना अच्छा होगा उसके दिमाग में हमारी इंप्रेशन उतनी ही अच्छी बनेगी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि क्या है, ठीक है, क्या है यहाँ पर कि जो मतलब पहला इंप्रेशन बनता है किससे बनता है, तो वो सेल्फ इंट्रोडक्शन से बनता है। जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, आत्मपरिचय किसी से, एक अच्छा इंट्रोडक्शन अगर हम देते हैं, ठीक है, अगर सिर्फ परिचय ही लिख देता हूँ, अगर हम यहाँ पर देखा जाए, अगर एक अच्छा परिचय एक पहला प्रभाव बनाने में मदद करे, मतलब पहला इंप्रेशन किससे बढ़िया बनेगा हमारा, अगर परिचय जो सेल्फ इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं वो अच्छा होगा, तो सामने वाले की निगाह में हमारी इंप्रेशन, मतलब हमारी जो छवि है, हमारी जो इमेज है वो अच्छी बनेगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम अपना इंट्रोडक्शन कितना बेहतर दे पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वी मे हैव टू इंट्रोड्यूस कॉलेजेस, पेयर्स एंड सुपीरियर्स इन कॉन्टेक्स्ट। कह रहे हैं कि जब हमें अपने कलीग्स लिखा हुआ, कॉलेजेस नहीं कलीग्स लिखा हुआ, मतलब हमारे जो साथ में काम करने वाले हैं और हमारे सीनियर्स वगैरह हैं, ठीक है, तो हमें इंट्रोड्यूस करना होगा। तो उसको किस प्रकार से करेंगे, जैसे सहकर्मियों जो हमारे साथ काम करते हैं या हमारे जो दोस्त हैं काम कर रहे हैं या हमसे जो सीनियर हैं, उनसे अगर हमें परिचय देना पड़ता है तो हम किस प्रकार का परिचय देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम फॉर्मल देंगे, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो पैटर्न होगा, मतलब फॉर्मल तरीके से अपना परिचय देंगे। फॉर्मल क्यों देंगे, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, कलीग्स, सीनियर्स वगैरह, ये सब कहाँ, ये सब किससे रिलेट करते हैं, ये सब रिलेट करते हैं ऑफिस से, ठीक है, जहाँ आप काम करते हैं। तो मैंने आपको बोला है जब भी कहीं कोई चीज़ ऑफिस से जुड़े, तो ऑफिस से जुड़ते ही आपको किस पे जाना है, आपको तुरंत वहाँ पर फॉर्मल पे चले जाना है, ठीक है। ऑफिस से जुड़ा तो फॉर्मल, और घरेलू मतलब ऑफिस से बाहर, घर पर, शादी में, पार्टी में, ऐसी जगहों पर आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे इनफॉर्मल आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अ क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन। एक सेल्फ इंट्रोडक्शन जो थोड़ा सा शॉर्ट हो, तेजी से जल्दी से दिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक टोन होती है, जो बोलने का तरीका होता है। पिच मतलब होता क्या है कि स्पीकिंग जो होती है, स्पीकिंग, ठीक है, स्पीकिंग मतलब बोलना, तो उसकी भी अलग अलग पिच होती है, ठीक है। तो अगर स्पीकिंग वाला चैप्टर अगर आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते तो शायद इसको बेहतर बता पाते, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको आंसर बताने वाला हूँ कि एलिवेटर एक तरह से अंदाज़ा लगा लीजिए, किसी को क्विक मतलब जल्दी दे रहे हैं, तो जल्दी देने का सेंस यहाँ पर अगर आप एक मैच कराओगे तो आपको ये परफेक्ट आंसर फिट होगा। हालांकि इसको जब तक आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो समझ पाना अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही होगा। इस चीज़ को आप एक बार ध्यान रखिएगा कि अगर इंट्रोडक्शन अपना क्विक देना है, जल्दी में देना है, तो क्या होगा, हमारी जो पिच है, बोलने की जो पिच है, वो थोड़ी सी हाई हो जाएगी, ठीक है। तो उसी की बात हो रहा है कि एलिवेटर पिच, आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू अटेंड अ फ्रेंड्स वेडिंग। अगर आप दोस्त की वेडिंग अटेंड कर रहे हैं अपने फादर के साथ, यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योर फादर। आप अपने फादर को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आपका दोस्त मिलेगा, योर फ्रेंड, एंड आपके दोस्त का और अपने दोस्त को अपने फादर से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। योर फ्रेंड टू योर फादर। आप क्या किए, आप दोस्त की शादी में गए, किसी दोस्त की शादी में गए, वहाँ पर मान लेते हैं उसी दोस्त की शादी में गए और उस दोस्त से अपने पिताजी का इंट्रो करा रहे हैं, और जो दोस्त है दोस्त का पिताजी से इंट्रो, पिताजी का दोस्त से इंट्रो करा रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ठीक है। जब
तू नहीं तुम हो जाएगा ये, ठीक है। तुम अपने पिताजी के साथ किसी मित्र की शादी में गए हो, मुझे अपने पिताजी को मित्र से और मित्र को पिताजी से परिचय कराना पड़ रहा है, तो ये कौन सी स्थिति होगी। मैंने आपको बताया था, ध्यान होगा आपको, कि शादी वादी ऐसी जब कंडीशन बन जाती है तो वो इनफॉर्मल हो जाता है। कौन सा हो जाता है? इनफॉर्मल हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल सीन बन जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट है एज अ कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शोरूम। अगर आप एक सेल्समैन की तरह काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सामान बिकती हैं शोरूम में, योर ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ योर इंस्ट्रक्टर टू योर सुपरवाइजर। वहाँ पर आपके अनुदेशक, आपके टीचर पहुँच गए। अब आप अपने टीचर का क्या है अभिवादन भी कर रहे हैं, साथ के साथ उनका परिचय करा रहे हैं अपने सुपरवाइजर से, ठीक है। आप आपके टीचर पहुंच गए आपके शोरूम में, जहां इलेक्ट्रिकल शोरूम में जहां आप काम करते हैं, तो ऐसे में आप अपने टीचर का अभिवादन तो करोगे, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, कुछ ऐसा आप करोगे। उसके साथ ही आप अपने सर का परिचय कराओगे सुपरवाइजर से। तो कह रहे हैं कि ये क्या होगा, मतलब किस टाइप, किसके अंतर्गत आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मल आ जाएगा। मैंने आपको बोला था कि शुरू में आपको मैंने बताता था, सर है आपके अंदर मिले, कॉलेज के बाहर मिले, जहाँ भी हो, वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, फॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर बी। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लैंक है यहाँ पर पहले ही। आर द पर्सन विद वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट लीड एज अ एग्जाम्पल, ठीक है। होता क्या है कि कह रहे एक पर्सन जिसका व्यवहार बहुत अच्छा हो और उसके अचीवमेंट्स हो, ठीक है। अचीवमेंट्स मतलब बहुत सी चीज़ें उसने अपनी ज़िंदगी में हासिल की हो। तो जनरली हम लोग किसी न किसी को रोल मॉडल मानते हैं दिमाग से, और सबको अपनी लाइफ में एक रोल मॉडल बना लेना चाहिए। जब तक आपके पास रोल मॉडल नहीं होगा तब तक आप गुमराह रहोगे। कभी सोचोगे कि मैं ये बन जाऊँ, कभी सोचोगे ये बन जाऊँ, कभी सोचोगे ये बन जाऊँ, ठीक है। तो आपको एक टारगेट बनाए कि आप किसकी तरह बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर मोस्टली ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं कि वो मेरा रोल मॉडल है। रोल मॉडल इन द सेंस कि हम उनको फॉलो करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स को देखते हैं, उनकी मेहनत को देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से मेहनत किया और इस यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे मैं बार बार, मेरी हज़ारों वीडियोज़ में, शायद हज़ार वीडियोज़ नहीं है, 100-200 वीडियोज़ होंगी, तो उसमें से लगभग आप 20-30% वीडियोज़ में आपने देखा, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ अपने फूफा जी का, जो कि गवर्नमेंट ITI में पहले टीचर बने थे। टीचर के बाद फिर प्रमोशन हुआ और फिलहाल अभी वो फोरमैन के पद पे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी प्रमोट हो गए वो प्रिंसिपल भी बनेंगे। तो पहले नोएडा, आपके नोएडा हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट ITI गाज़ियाबाद हो गया, फिर दादरी में फिलहाल में अभी पोस्टिंग है, दादरी जो ITI है। तो मैंने शुरू से उनको फॉलो किया कि मुझे भी थोड़ा सा एक अंदर से उनकी तरह बनना था कि नहीं यार। वो गांव से निकले थे, पहले से घर पे BA किए थे, सब्जी वब्जी उगाते थे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था, बड़ी पढ़ाई की। ITI कर लिया उन्होंने, किसी दोस्त ने और एक उनके कोई रिलेटिव, तो उन्होंने सजेस्ट कर दिया ITI कर लिया। ITI करके फिर किसी दोस्त ने सजेस्ट किया CTI भी कर लिए, और करते करते फिर थोड़ा सा कोचिंग वगैरह पढ़ाने लगे बच्चों को, और उसके बाद फिर अच्छी तैयारी हुई, बीच में उनकी वैकेंसीज आई और उनका सिलेक्शन हो गया, टीचर बन गए। फिर गाँव से निकले, शहर में मकान खरीदे, गाड़ी खरीदे, और वहाँ पर रहन सहन अच्छा मेंटेन के लिए परमानेंट शिफ्ट हो गए गाज़ियाबाद में। तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक मोटिवेशन था कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूँ, और मैं भी ITI की तरफ मेरा लगाव हो गया, और फिर BTech के बाद CTI में चला गया वगैरह वगैरह। तो एक मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ मैं वो चीज़ नहीं बन पाया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वजह से मुझे एक डायरेक्शन मिली, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को एक सेटिस्फाइड मानता हूँ। मतलब जिस लेवल में हूँ अपने आप को सेटिस्फाइड हो यहाँ पर, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए था, ठीक है। तो यही चीज़ है, आपको भी एक रोल मॉडल सेट करना चाहिए। तो यही पर यहाँ पर बात हो रहा है कि बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों के लिए उदाहरण के तौर पर जो नेतृत्व करने वाला, जो आपको लीड कर रहा हो, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं, देखते हैं यहाँ पर रोल मॉडल। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर डी, ठीक है, आंसर डी। रोल मॉडल एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आप अपने लिए आदर्श बनाते हैं, अपने जीवन में आदर्श बनाते हैं कि मुझे इनकी तरह बनना है, इनकी तरह मेहनत करना है, वगैरह वगैरह, वही चीज़ है। तो उनको क्या कहते हैं, रोल मॉडल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आ गया क्वेश्चन, रोल मॉडल, पीपल टू फॉलो देम। रोल मॉडल, लोग उनका अनुसरण करें। तो रोल मॉडल का हमें किस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए, ठीक है। रोल मॉडल हमें क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। रोल मॉडल्स प्रेरित करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं कि हम उनको लोग फॉलो करें, ठीक है। रोल मॉडल क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को कि यार मुझे इनकी तरह बनना है। क्योंकि क्या है, एक इंस्पिरेशन ही तो है, तो वही चीज़ है। और ऐसे जो रोल मॉडल हैं, अगर आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट में हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें देखकर, उनकी बहुत सी उपलब्धियां, उनके स्ट्रगल्स देखकर आपको मोटिवेशन मिलता है कि यार ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। एक इस प्रकार का भी मोटिवेशन होता है। रोल मॉडल इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम दो दे हैव एंड दे मेट, ठीक है ना। 2 सेंटेंस दिया हुआ है कि रोल मॉडल को लोग अनुसरण करते हैं
अनुसरण मतलब उनको मतलब फॉलो करते हैं, वो कहीं न कहीं प्रेरित करते हैं कि लोग उन्हें फॉलो करें। हालांकि उनकी ज़िंदगी में भी क्या आई रहती हैं, उनकी ज़िंदगी में भी क्या आती हैं, मतलब उनके अंदर भी कमजोरियां होती हैं और वो भी असफलताओं फेल्योर से मिले होते हैं। ऐसा नहीं है कोई रोल मॉडल है तो डायरेक्टली आया और डायरेक्टली वो सीधे बड़ी वाली पोस्ट पे चला गया। उनकी लाइफ में भी वीकनेस होती हैं और उनके अंदर भी कई बार वो फेल भी हुए होते हैं, उनको भी कई बार असफलताएं मिली रहती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि ऑल दो, यहाँ पर ऑल दो जो सेंटेंस है ना, ऑल दो हैव वीकनेस एंड हैव मेट फेल्योर्स, मतलब वो कई बार कमजोर, फेल्योर्स मतलब क्या हुआ, विफलताओं से मिले हैं, वो कई बार फेल हुए हैं लाइफ में और उनके अंदर भी कमजोरियां हैं, लेकिन फिर भी लोगों को इंस्पायर करते हैं वो एक अचीवमेंट की वजह से, क्योंकि उतने उस सब होने के बावजूद भी अच्छी जगह पर पहुंचते हैं, अच्छी अचीवमेंट कर लेते हैं लाइफ में, इसलिए लोग फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई वीकनेस नहीं है या वो कभी फेल नहीं हुए, ठीक है, यही सेंटेंस यही कहना चाहता है। हालांकि उनके अंदर भी क्या होती हैं, कमजोरियां होती हैं और वो असफलताओं से भी मिले होते हैं, ठीक है, यही चीज़ है ये यहाँ पे कहना चाह रहे थे, ठीक है। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे, आंसर आपका सी सही है। कोई रोल मॉडल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी फेल नहीं हुआ है, उसकी कोई कमजोरी नहीं है, सबके अंदर होती है। ह्यूमन बीइंग्स आर बाय द नेचर, ठीक है, इंसान जो बनाए गए हैं नेचर के द्वारा, ठीक है, जो हमारा नेचर है मतलब भगवान जी मान लीजिए, इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ हैबिट्स एंड मेक वन अ बेटर पर्सन, ठीक है। कल्टिवेशन मतलब क्या होता है, खेती, किसी चीज़ को अगर हम लगातार करें, ठीक है, वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। मनुष्य स्वभाव से होते हैं, मनुष्य स्वभाव से अपूर्ण होते हैं। अपूर्ण मतलब कोई भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, सब में कुछ न कुछ कमी होती है, ठीक है। आप देख लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए, सबके अंदर कुछ न कुछ कमी होती है। कोई पढ़ने में अच्छा होता है, ठीक है, कोई पढ़ने में अच्छा नहीं होता है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, किसी का नहीं होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, मतलब परफेक्ट 100% कोई नहीं होता, कुछ न कुछ भगवान सबके अंदर कमियां रखते हैं। तो वही चीज़ है कि मनुष्य स्वभाव से अपूर्ण होता है, लेकिन अच्छी आदतों, मतलब अगर वो अच्छा काम करे और अच्छी आदतें डाले तो क्या कर सकता है, बेहतर इंसान बन सकता है। तो यही यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग आर इम्परफेक्ट, ठीक है, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट ना हो पूरा, इम्परफेक्ट बाय द नेचर, बाय नेचर वो यही इम्परफेक्ट होता है, लेकिन अगर उसके अंदर गुड हैबिट्स हो, कल्टीवेशन मतलब लगातार वो अच्छी आदतें वो अपने अंदर लाए, गुड हैबिट्स हो, तो वो क्या होगा, एक बेटर पर्सन बन सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई भी अपने आप में वो ऐसा नहीं है कि परफेक्ट होता है, सब शुरुआत से अगर बहुत सी अच्छी चीज़ें करता रहता है तो सफल हो जाता है, ठीक है, शुरू में सब में ही कमी रहती है। द सेट ऑफ इम्परफेक्शन इन अ पर्सन इज कॉल्ड, कह रहे हैं बहुत सी, परफेक्ट मतलब अच्छी चीज़, इम्परफेक्शन मतलब बहुत सारी जिसके अंदर कमियां हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, कह रहे हैं अपूर्ण हो। मतलब देखिए किसी भी चीज़ में अगर हम एकदम कंप्लीट नॉलेज है तो क्या वो हमारी कमजोरी है, नहीं, ताकत है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ में अपूर्ण है, मतलब आधी अधूरी जानकारी, तो हमारी कमजोरी कहलाएगी। तो वही ये चीज़ कह रहे हैं कि कई सारी अपूर्णनेस, मतलब बहुत सी चीज़ों में क्या हो, व्यक्ति में अपूर्णताओं, मतलब कई सारी चीज़ों में अपूर्ण है, तो उसको सबको मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा, तो उसी को हम वीकनेस कहते हैं, कमजोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कमजोरियाँ कहते हैं। अगर हम बहुत सी चीज़ों में इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से नहीं आता है, तो ये हमारी क्या हुई, कमजोरियाँ हैं, तो कहलाएंगे। वही चीज़ ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ अ रोल मॉडल गेट वाइल वीकनेस गेट, ठीक है, कह रहे हैं कि जब रोल मॉडल है उनकी जो क्या है स्ट्रेंथ, मतलब जो उनकी ताकत है, उसको क्या करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है, गेट नोटिस, वाइल वीकनेस गेट अननोटिस, जबकि उसकी जो कमजोरियां उसको क्या करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। या इवन कहा जाए तो उसकी जो रोल मॉडल है, उसकी जो ताकत है, उसको हमेशा नोटिस किया जाता है, जबकि उसकी जो कमजोरियां हैं या कुछ मतलब होता है ना कि मैंने आपको बोला हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, तो अगर कोई रोल मॉडल आप किसी को बना रहे हैं तो उसकी अच्छी आदतों को आप फॉलो कीजिए और जो उसकी कमियां हैं उसको मत फॉलो कीजिए, उस पर मत ध्यान दीजिए। वही चीज़ ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और यही किया भी जाता है, रोल मॉडल की जो अच्छाइयाँ हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उसको नोटिस किया जाता है, फॉलो किया जाता है, और जो ऐसी उसकी जो कमजोरियाँ या कुछ ऐसी गलतियाँ हैं तो उसको इग्नोर करते हैं, नोटिस नहीं किया जाता। तो वही चीज़ यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा,
आंसर ए सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हो सकता हो कि आपका कोई रोल मॉडल है, सक्सेसफुल है लाइफ में, बहुत ब्रिलियंट है और अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, और कुछ भी मतलब एक बढ़िया बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी एक अच्छी आदत ये होगी कि वो काफ़ी अचीव करता है चीज़ों को और टैलेंटेड है, लेकिन सेकंड बैड हैबिट्स हो सकती है, मे बी वो स्मोकिंग करता हो या अल्कोहलिक हो। तो ऐसा नहीं है कि आप भी मतलब फॉलो करो कि यार मैं भी सफल होना चाहता हूँ, मुझे भी स्मोकिंग करनी चाहिए और अल्कोहल कंज्यूम करना चाहिए। क्यों? वो कमियां हैं, उसको आपको इग्नोर करना है, उसके बाकी चीज़ों को देखना है। तो यही ये कहना चाह रहे थे, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हर क्लास में आपको 20 क्वेश्चंस जो हैं मैं यहाँ पे करवाता रहूँ, और बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पर समझाता और क्लियर करते हुए लगातार बढ़ता रहूँगा। और आप लोगों का साथ ज़रूर चाहिए कि सब लोग जुड़िए। आइए शुरू करते हैं आगे जो पर्टिकुलर हमारा जो 2023 में एग्ज़ाम होना है, ठीक है, 2023 के एग्ज़ाम के लिए आज से ही शुरू करते हैं, क्योंकि आप लास्ट टाइम पे सोचोगे तो फिर क्या होगा, सिर्फ पास हो गए। अब सिर्फ पास होने के लिए आपने आईटीआई में एडमिशन नहीं लिया, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि सिर्फ पास हो, ठीक है, स्कोर करो, आप स्कोर करो, आप 50 में 50 लाओ, ठीक है, और बहुत कम लाओ, कम से कम लाओ तो 48 लाओ, ठीक है, 50 में कम से कम नंबर लाओ तो 48 लाओ एटलीस्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। तो इसी के साथ क्लास को मैं करता हूँ क्लोज। थैंक यू।